नमस्कार, आपका स्वागत है देश का मुद्दा कार्यक्रम में। और मैं परीक्षित शर्मा आज एक बहुत खास कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज का कार्यक्रम में जो मेरे साथ मेहमान हैं वो पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले जो मेरा प्रश्न रहेगा विक्रम सिंह जी, वो ये रहेगा कि अभी हाल ही में कानपुर में बहुत बड़ी घटना को एक दुर्दांत अपराधी ने अंजाम दिया, जिसके बाद में उसका एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर के बाद बहुत सारे सवाल उठे और उसमें एक इंटरव्यू में मैंने भी देखा कि आपने कहा कि ये सपोले अजगर बनते हैं और इनको अजगर बनाने वाले हमारे राजनेता जो संरक्षण देते हैं और हमारी पुलिस संरक्षण देती है। तो मैं चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि इन अजगर बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कब वह हमारी सरकार वार करेगी और हमारी पुलिस कब वार करेगी? शर्मा जी, इतनी भारी कीमत देने के बाद अब यह समय आ गया है कि प्रदेश और देश कुर्बानी मांग रहे हैं। कुर्बानी मांग रहे हैं उन भ्रष्ट राजनेताओं की, उन भ्रष्ट आईएएस आईपीएस अफसरों की, उन भ्रष्ट और निकम्मे पुलिसकर्मियों की जिन्होंने मुखबिरी की और हमारे 8 अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए और 6 गंभीर रूप से घायल हुए। ये विकास दुबे अकस्मात नहीं बना, ये बना है कालांतर में। लगभग 20 साल में विकास दुबे सपोले से अजगर बना और इसमें चरणबद्ध तरीके से अब एसआईटी भी बन गई है, जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर हो गई है। अब एक एक सुराग मिल करके, और आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि प्रदेश सरकार तमाम भूमाफियाओं, माफियाओं, क्राइम सिंडिकेट और संगठित अपराधियों के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। उनकी चल अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के अंदर कुर्क कर रही है। कम से कम मुझे अब संदेह नहीं है कि इतनी भारी कीमत देने के बाद शहीदों के खून की कुर्बानी निरर्थक जाएगी। तो शहीद के खून की कुर्बानी निरर्थक नहीं जाएगी, उसमें हम बिल्कुल भी दो राय नहीं रखते हैं। लेकिन एक ददुआ हुआ करता था जिसको बहुत साल पहले, यदि हम दशकों से पहले की बात करें तो उसका एनकाउंटर किया गया था और शायद उस समय एसटीएफ की टीम में आप थे। आप उस समय मैं पुलिस महानिदेशक था। तो आप उस समय की बात है, 2007 की बात है जी। तो मैं पूछना चाहूंगा सर कि पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, ये कहा जाता है कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है, फिर ये बात आती है कि पुलिस इन बिंदुओं पर शायद यदि अपने आप में रिफॉर्म करे तो बहुत ज्यादा वो हमारी पब्लिक के लिए और सरकार के लिए और राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए कामयाब हो सकती है, कारगर हो सकती है। तो जब हम सर पुलिस महानिदेशक के पद पे रहते हैं तो हमारे सामने ऐसी क्या चुनौती रहती है कि हम वो रिफॉर्म नहीं कर पाते? देखिए, रिफॉर्म्स करना राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर है और हमारे राजनीतिक जो वरिष्ठतम स्तर के कार्याधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अपने संसाधनों से मैंने कम से कम कभी अपने को असहाय नहीं समझा। सुधार हो जाते तो बहुत अच्छा, लेकिन जो परिणाम मैंने आपके सामने दिए हैं, ददुआ, ठोकिया और जो भी शातिर अपराधी थे, उनके सबका निस्तारण मेरे कार्यकाल में 2.25 साल में हो गया। पुलिस सुधार होते तो शायद मैं पुलिस कमिश्नरी दे सकता था, प्रशिक्षण बेहतर कर लेता, कानून इन्वेस्टिगेशन और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अलग कर देता। इसके अलावा ट्रांसफर और पोस्टिंग को पारदर्शी कर लेता। अधिकारियों के चयन में, जैसा कि अगर आपको मालूम ही होगा, आप तो इतने प्रबुद्ध अधिवक्ता भी हैं, कि 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार में ये व्यवस्था आई थी पुलिस सुधार की। लेकिन आज 2020 हो गया है, पुलिस सुधार जस के तस जहां की तहां खड़ी है और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी वेदना व्यक्त करके कहा, मैं क्या करूं अगर अधिकांश मुख्यमंत्री और सरकारें मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। अरे, आप चीफ जस्टिस हैं हिंदुस्तान के, जैसे आप डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तलब कर लेते हैं, जरा 2-4 मुख्यमंत्री को भी तलब करके जरा उनके बारे में विचार कर लें। बहरहाल ये मेरी लाउड थिंकिंग है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो लोग क्या करते हैं, बड़े सम्मान के साथ, ये उनका लुकआउट है, मेरा नहीं। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं जुडिशियल जो एक कार्रवाई होती है उनको देखना चाहिए। स्वतः संज्ञान कई बार लिया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में वो आंखों पे पट्टी बांधे बैठे रहते हैं, उसके विषय में यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात पे जरूर क्वेश्चन रेज करूंगा कि जब कोई दुर्दांत अपराधी होता है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक कानपुर का एक अपराधी था जिसको एनकाउंटर में मार दिया गया, तो उस अपराधी के जिस समय वो लाइट में आता है तो सब पूरी जनता में एक आवाज आती है कि एनकाउंटर हो जाएगा, ये मारा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दुर्दांत अपराधी बनने के बाद में जो दंड देने की प्रक्रिया है वो न्यायालय से स्थानांतरित होकर पुलिस के पास चली जाती है और वो वहां पर एनकाउंटर की बात सोचने लगते हैं, जो एक पब्लिक माइंड बना हुआ है। वो मैं भी सोचता हूं, मीडिया भी सोचती है, एक आम आदमी भी सोचता है।
तो क्या इसमें एक जो ये माइंड मेकअप किया हुआ है लोगों ने कि वो दुर्दांत है तो इसका एनकाउंटर ही हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते कि अब इसको फांसी हो जाएगी, जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, वहां से इसका ट्रायल शुरू होगा और उसके बाद सजा मिलेगी। तो ऐसा आपको क्या लगता है सर कि क्या ये पुलिस द्वारा पिछले दशकों में या पिछले बहुत सारे वर्षों में इस तरीके के एनकाउंटर किए तो पब्लिक का माइंड मेकअप ही हो गया है? बिल्कुल सही कहा आपने। उचित ये होता कि हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर व्यवस्था है संवैधानिक न्यायपालिका की। पुलिस का काम दंड देना नहीं है, पुलिस का काम है गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। दंड देने का काम न्यायालय का है, सबूत और उसके मूल्यांकन के उपरांत। पुलिस का काम दंड देना नहीं है। लेकिन जो एनकाउंटर होते हैं, धारा 96 से लेकर धारा 106 इंडियन पीनल कोड, आत्मरक्षा के जो प्राविधान हैं उनके अंतर्गत पहले ये इक्का दुक्का होते थे। अब चूंकि अपराधी बहुत शातिर हो गए हैं, उनका दिमाग बहुत इस दिशा में क्रियाशील है अपराध और अपने को बचाने में, तो इस प्रकार की दुर्भाग्य से मुठभेड़ की घटनाएं भी ज़्यादा हो रही हैं। हैदराबाद का दृष्टांत आपके सामने है। वो मौका मुआयना करने गए पुलिसकर्मी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर आक्रमण किया, मुठभेड़ हुई, वो सब मार दिए गए। इसी तरह विकास दुबे का मामला, शातिर अपराधी था और जब उसको लेके आ रहे थे उज्जैन से, गाड़ी पलटी, उसने देखा ये मौका अच्छा है, पुलिस से हथियार छीन करके उसने पुलिस पे आक्रमण किया, पुलिसकर्मी भी घायल हुए और अंततोगत्वा वो मुठभेड़ में मारा गया। जनता का काम है प्रश्न उठाना, आपका हमारा काम है प्रश्न उठाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जो जांच समिति बनी है, जो विवेचना होगी, जो मैजिस्ट्रियल जांच होगी, उसका काम है इन सभी जो हमने प्रश्न उठाए हैं, शंकाएं उठाई हैं, उनका सबका निराकरण करना और माकूल उत्तर भी देना। क्योंकि हम संवैधानिक व्यवस्था में जीवित हैं, यहाँ पर मनमाने तरीके से कोई विभाग नहीं चल सकता है। और अगर किसी एनकाउंटर की कहानी में कोई पोल पट्टा आता है या इस तरह की कोई बात आती है, इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी ये व्यवस्था दी है कि एनकाउंटर के तुरंत बाद इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दी जाए, इस संबंध में अपराध पंजीकृत किया जाए, इसकी बृहद जांच की जाए और जरा सा भी शक व शुबा हो तो हत्या का मुकदमा कायम करके दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्रभावी जांच, त्वरित जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो तदनुसार जो हत्या के अपराधियों के लिए जो सजा होती है, वही इन पुलिसकर्मियों के लिए भी वही सजा होनी चाहिए। जी, मेरा एक प्रश्न ये है विक्रम सिंह जी कि जब भी कोई अपराधी किसी जिले से बाहर उसकी गिरफ्तारी होती है या स्टेट से बाहर होती है तो उसको वहां के जो स्थानीय न्यायाधीश होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीएमएम, तो उनके समक्ष पेश करके उसको ट्रांजिट रिमांड पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर विकास दुबे एनकाउंटर या विकास दुबे वाले मामले में ये कहीं नहीं देखने को मिला कि ट्रांजिट रिमांड भी दी गई हो। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि पुलिस से बहुत बड़ी चूक हो गई? मैं तो देखिए, मुझे इसकी सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो कानूनी प्राविधान है इतने हाई प्रोफाइल केस में बिना कानूनी प्राविधान को फॉलो किए कोई इतनी बड़ी त्रुटि नहीं करेगा। या तो उन्होंने ट्रांजिट रिमांड पे लिया होगा या इस आश्वासन में कि 24 घंटे के अंदर वो कानपुर में न्यायालय में पेश कर देंगे, हैंडओवर लिया होगा। एक प्रकार, क्योंकि दोनों मत मीडिया में आ रहे हैं। एक मत ये कह रहा है कि ट्रांजिट रिमांड लिया गया था, एक मत ये कह रहा है जो आप कह रहे हैं कि ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया था। वो केवल बाएतबार मध्य प्रदेश पुलिस से लेकर के इस बुनियाद पे कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। लेकिन औचित्यपूर्ण ये होता अगर ये हुआ था कि उज्जैन में ट्रांजिट रिमांड लेके चलना चाहिए था। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो पाई, लेकिन खैर उसमें ये पक्ष आप उसको साफ नहीं कर पाएंगे। खैर, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब पुलिस रिफॉर्म की बात आती है सर, तो एक जो आम आदमी है, जो आम जन है, वो कई बार ये देखा गया है कि वो अपराध सहता रहता है। वो अपने घर में कई बार ये भी देखा गया है कि जो शोषण के मामले हैं वो सबसे ज्यादा वो मामले हैं जो दब जाते हैं, जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। वो रिपोर्ट इसलिए नहीं हो पाते, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो उनकी दुखद जो घटना है उनको सुनने के बाद में ये पता चलता है कि उनको डर लगता है पुलिस जाके उनसे ही क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करने शुरू कर दे, पुलिस उनके ऊपर ही आरोप ना लगाना शुरू कर दे। और कई बार तो ये भी होता है तो कोई व्यक्ति इसलिए भी नहीं जाता कि पुलिस उसको पीटेगी। तो ऐसा कैसा, मतलब ये एक छाप छोड़ी हुई है समाज में, एक ऐसे प्रशासन ने जो सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है, कानून व्यवस्था को बरकरार रख सकता है, और वहां पर एक ऐसी छाप है, एक ऐसा दृश्य समाज के अंदर है कि वो वहां जाते हुए डरते हैं। आप सही कह रहे हैं शर्मा जी। पुलिस का वास्तविक कार्य और उत्तरदायित्व है जनता की सेवा करना, जनता के रक्षक के रूप में रहना और जनता के प्रथम सेवक के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करना। दुर्भाग्य से ये तीनों रोल बहुत दूर चले गए हैं, दिखाई कम पड़ते हैं। बल्कि कहा तो ये जाता है, इंसान छोड़ दीजिए, थाने में भूत भी नहीं जाते। कोई भूतहा थाना आपने नहीं सुना होगा।
क्योंकि ये जो अवधारणा है कि थाने जाएंगे तो प्रताड़ित होंगे, अपमानित होंगे, दुर्व्यवहार होगा, थाने में प्याऊ भी लगाए गए इसीलिए कि जनता अगर कोई प्यासी है तो आएगी, तो अंततोगत्वा यही पता लगा कि आदमी शायद पसंद करे कि प्यास से आगे चला जाए, लेकिन थाने पानी पीने शायद नहीं जाएगा। तो ये अवधारणा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आज़ादी के इतने वर्ष होने, लेकिन हम वही सामंती रवैया पुलिस में देखते हैं। अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में जो पुलिस बनाई वो पीपल फ्रेंडली बनाई, वो जन सहयोग और जन सेवा के आधार पे पुलिसिंग बाय कंसेंट पे बनाई। हमारे यहाँ उन्होंने पुलिसिंग बाय शोषण, पुलिसिंग बाय एट्रोसिटीज़, पुलिसिंग बाय गवर्नेंस, इस तरीके की पुलिस बनाई जो जनता के ऊपर एक आक्रमण करके, अतिक्रमण करके, जिस तरीके से शोषण करके जनता को दबा करके एक साम्राज्य को स्थापित करें। लेकिन वो बातें बड़ी पुरानी हो गई। अब जनता के सहयोग से पुलिसिंग बाय कंसेंट, पुलिसिंग बाय पब्लिक इंटरफेस, कम्युनिटी पुलिसिंग, ये मॉडल होना चाहिए कि जनता के सहयोग, जनता के परामर्श और जनता के परामर्श के ऊपर और आग्रह के ऊपर ही पुलिसिंग होनी चाहिए, न कि मनमाने तरीके से। ये भी विचार चल रहा है कि सामान्यतः अर्बन रूरल पुलिसिंग में हथियारबंद पुलिसकर्मी न दिए जाएं, हथियारबंद दस्ते एक मुख्यालय में रहे, आवश्यकता अनुसार उनको आवंटित किया जाए, जैसा कि इंग्लैंड में या अन्य स्थानों पर व्यवस्था है। और कम्युनिटी पुलिसिंग का मॉडल रखा जाए कि जनता और पुलिस का ऐसा सहयोग समन्वय रहे कि जनता के सम्भ्रांत नागरिक पुलिस से ये अपेक्षा करें, आप यहाँ बच्चियों का स्कूल है, यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, यहाँ पर अपराध बढ़ रहा है, यहाँ पर रात्रि गश्त है, इसके बारे में कार्रवाई करें, न कि मनमाने तरीके से पुलिस जहाँ चाहे कार्रवाई करे। लेकिन जनता का सहयोग और एक दूसरे स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है, जिससे कि जनता की भावनाओं के अनुरूप पुलिस कार्य हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ये जो बातें हैं, और मैं कहीं ना कहीं आपको पिछले कई वर्षों से फॉलो करता हूं, और फॉलो करते हुए ये देखता हूं कि जो आप बातें बताते हैं, यदि सरकारें उनको अपने जमीनी स्तर पर लेके आए तो बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो सकता है। और मैं तो कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि कानून मंत्री बनने का हक विक्रम सिंह जैसे जो पुलिस महानिदेशक रहे हैं, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है कानून के बारे में, पुलिस के बारे में, तो आप लोगों को होना चाहिए। खैर, वो आपकी एक राय हो सकती है निजी कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन जरूर रहेगा कि यदि आपको कानून मंत्री का पद दिया जाए तो आप उसको कैसे स्वीकार करेंगे, या आपका उसके विषय में क्या कहना होगा? राजनीति मेरी रुचि नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं कि राजनीति में जो व्यवस्था है, किसी की निंदा और आलोचना नहीं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं, सम्मान करता हूं। शायद अपने को मैं राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरा बिल्कुल सीधा सच्चा हिसाब है, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। मेरे हो सकता है मित्र मुझसे सहमत हो, तो उनकी सहमति उनके लिए है, लेकिन जनता की सेवा में अगर पूरी तरीके से अगर मेरा संकल्प है, मैं जिस भी रूप में हूँ, आज भी जो भी मुझसे बन पड़ता है जी। जनता की सेवा तो आप तभी एक्लार्ज कर पाएंगे जब आपके पास वो सारा अधिकार होगा। अभी हमारे पास कर्तव्य तो है हमारे करने के लिए, लेकिन हमारे पास पावर्स नहीं है। हमारे पास पावर्स तो तभी आएंगे ना जब हम किसी मंत्रालय में बैठेंगे। जब आपने कहा कि ये तो सरकार को देखना चाहिए था, जो अभी एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था कि ये रिफॉर्म तो सरकार कर सकती थी, लेकिन वो सरकार तो करती नहीं है, क्योंकि उनके पास आइडियाज नहीं है, उनके पास वहां तक सोचने की सीमा नहीं है, क्योंकि आप उस फील्ड में रहे हैं, आपने देखा है उन कॉन्सिक्वेंसेज को, आपने देखा है उन सारी स्थितियों को, तो आप वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और यदि आप ज्यादा सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीति में सराहना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा मतलब आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश सेवा में, जिनके ऊपर कोई दाग ना धब्बा ना किसी तरीके का कोई लांछन, उनको तो कम से कम राजनीति में आना ही चाहिए। सर शर्मा जी, ये आपका प्रेम है और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं किसी संवैधानिक पद पे रहूं। लेकिन इसके लिए मैं कहीं जाऊं या मैं किसी से निवेदन करूं, राजनीति मेरा कभी रुचि नहीं रही है। और रही सेवा की बात, तो जो मैं कर सकता हूं मैं वैसे ही कर रहा हूं, विचार दे रहा हूं। आप ऐसे प्रबुद्ध लोग सुन रहे हैं, और अगर कहीं न कहीं कोई बात आती है तो मैं सदैव निःशुल्क, बिना किसी मानदेय, बिना किसी सुविधा के भी, न कोई मुझे मकान चाहिए, न मुझे गाड़ी चाहिए, न कोई संसाधन चाहिए, अगर मेरी सेवाएं जो भी लेना चाहता है मैं उसको देने के लिए सदैव तत्पर था, हूँ और सदैव रहूँगा। बिल्कुल। मैं लास्ट में सर लंबी वीडियो ना करके लास्ट में आपसे एक संदेश चाहूंगा कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जाती हैं, और आपने भी कई इंटरव्यू में बोला है कि जो सिंघम बन के पुलिस घूमती है, या जो उनको लगता है कि यहाँ पर आप एक पुलिस अफसर के रूप में, दबंग के रूप में, सिंघम के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गरीब देश ने आपको अवसर दिया है वर्दी पहनने का। वर्दी और गेरुए में कोई अंतर नहीं है। आप गृहस्थ सन्यासी हैं, आप राजकीय कर्मचारी होते हुए भी सन्यासी हैं।
और गरीब जनता की सेवा करना, दरिद्र नारायण की सेवा करना, मातृशक्ति की सेवा करना, बाल गोपाल की सेवा करना, ये अप्रतिम और अभूतपूर्व अवसर आपको मिला है, बहुतों को नहीं मिला है। इससे चूके ना, क्योंकि इसको करने पर आप देखेंगे कि आप धन्य हो जाएंगे और कोई भी सुख और वैभव उसको नहीं बराबरी कर सकता है जो सुख किसी विधवा के आंसू पोंछने में, पीड़ित का पसीना पोंछने में, पीड़ित की पीड़ा दूर करने में जो आपको अनुभूति होगी आनंद की, अद्भुत आनंद की। सेवा करें और अपने कुल और वंश को धन्य करें, भारत माता की सेवा करें। भारत माता की सेवा करें। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आपने संदेश दिया है, ये संदेश समाज के पास जाए, देश के पास जाए, युवाओं के पास जाए, उनको प्रेरणा दे। जो लोग वर्दी पहने हुए हैं उनको तो दे ही, और जो पहनने जा रहे हैं या जो सपने देख रहे हैं पहनने के, तो कम से कम वो सेवा करें। ये जो एक एग्जाम्पल आता है कहीं ना कहीं कि पुलिस किसी मामले में संलिप्त होकर किसी कार्रवाई को या किसी अपराध को अंजाम दिलाती है तो उससे बचें, उनके विषय में भी एक लास्ट संदेश आप दें कि जो पुलिस के कुछ अधिकारी अभी हाल ही में भी संलिप्त पाए गए हैं या कुछ और अन्य, तो उनके विषय में भी आप उनको एक कड़ा संदेश देने का कष्ट करें। धन के संस्पर्श से कर्तव्य और अंतरात्मा मर जाती है। सरकार इतना देती है कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, और अरमान तो सिकंदर के भी पूरे नहीं हुए। आपको सेवा के लिए भेजा गया है, और आपको इसलिए भेजा गया है कि आपका घर छोटा हो। जैसे मैं रहता हूं MIG के मकान में, आप अगर अट्टालिका में रहना चाहते हैं, रोल्स रॉयस चढ़ना चाहते हैं, तो पुलिस की नौकरी आपके लिए नहीं बनी है। आप साधु की तरह और सात्विकता के साथ जीवन बिताएं। आप धन बल के लिए नहीं, बुद्धि बल और सतो बल के लिए आप जाने जाते हैं। जनता की सेवा करके धन्य हो। और दबंग और सिंघम में जो उदाहरण दिए हैं वो सपनों का निर्माण है, वो आपके लिए नहीं बने हैं। आप सेवा भाव से, विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ जनता की सेवा करें, और आप देखेंगे आप अपने कुल, माता पिता सबको धन्य कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपसे दोबारा से ये निवेदन करूंगा कि आप जरूर इस विषय में सोचे जो हमने एक आइडिया दिया है, और ये नजीर बने कि आप एक हमारे चैनल के साथ जुड़े थे और वहां से ये आइडिया आया था, और उसके बाद सरकार ने इसको सुझाया, सरकार ने इसको धरातल पर लाए, और सरकार को इससे बहुत लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, देश को लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए NYU न्यूज। धन्यवाद बहुत बहुत। बड़ी कृपा शर्मा जी।